हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं श्रवण गोस्वामी। आज सामाजिक विज्ञान का कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को बहुत अलग लगेंगे। जैसे नई दास प्रथा क्या है, ब्रिटिश की जुड़वा संतान क्या है, एंड आप लोगों का और क्वेश्चंस हैं जैसे भूदान क्या है, एंड आप लोगों का और क्वेश्चन है हेपेटाइट क्या है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। ये सब बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के लिए, लेकिन आपको कोई बता नहीं रहा है क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। और टॉपिक है हमारा क्लास 10 सामाजिक विज्ञान का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न नंबर फर्स्ट, जो कि आप लोग इसका नाम सुने होंगे, मैंने भी कई बार पढ़ा दिया है क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट है ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो लिखा हुआ है जर्मनी के एकीकरण का कर्णधार कौन है। पहली बार सुने होंगे कर्णधार कौन था, एंड एकीकरण के बाद जर्मनी का सम्राट किसे घोषित किया गया। तो जर्मनी का एकीकरण का कर्णधार कौन है, जो कर्णधार होता है, एंड जर्मनी के एकीकरण के बाद सम्राट किसे घोषित किया गया। तो इसका आंसर हम लोग देखेंगे। देखो, जर्मनी के एकीकरण का कर्णधार जो है ना, प्रसा का प्रधानमंत्री ऑटो बिस्मार्क था। कौन था? एक प्रसा के प्रधानमंत्री हैं जिसका नाम था ऑटो बिस्मार्क। ये ऑटो बिस्मार्क। तो अब आपको अगर कर्णधार पूछा जाए या मुख्य व्यक्ति पूछा जाए तो वो आपको बताना है जर्मनी के जर्मनी के एकीकरण का कर्णधार जो है ना, प्रसा का प्रधानमंत्री, जो प्रसा का प्रधानमंत्री है ऑटो बिस्मार्क था। नाम अगर पूछा जाए छोटे में तो वो कौन था? ऑटो बिस्मार्क थे। बट एकीकरण के बाद प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। लेकिन जब जर्मनी का एकीकरण हो गया तो एकीकरण के बाद चेंजेस क्या हुआ कि एकीकरण के बाद राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। किसे? राजा विलियम प्रथम को। लेकिन एकीकरण का कर्णधार अगर पूछा जाए तो ऑटो बिस्मार्क था। लेकिन अगर सम्राट पूछा जाए तो एकीकरण के बाद की बात है, जब जर्मनी का एकीकरण हो गया तो जर्मनी के एकीकरण के बाद राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। पहला क्वेश्चन समझ में आ ही गया होगा। दूसरा क्वेश्चन है आपका, देखो स्टूडेंट, लिखा हुआ है साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया और भारत में इसका विरोध क्यों किया गया। देखो, अगर इसका गठन किया ही गया था तो इसका विरोध क्यों किया गया। जैसे अगर आपका परिवार है, एक परिवार है, उसमें से कोई व्यक्ति जो है ना दुकान खोल लेता है, लेकिन आपके घर का व्यक्ति उस दुकान में बैठना नहीं चाहता है, अगर आप उस दुकान में नहीं है तो उस दुकान को बंद करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपके घर के नहीं है तो किसे बैठाओगे? हर एक कोई ना कोई को बैठाओगे, बेईमानी होगी। तो यहाँ उत्तर समझ लो, जो साइमन कमीशन का गठन भारत में संवैधानिक कार्यशैली का अध्ययन करने और उसके बारे में सुझाव देने के लिए किया गया था। मतलब उसका इसलिए किया गया था कि संवैधानिक जो है ना कार्यशैली का अध्ययन करने के लिए और उसके बारे में सुझाव जानने के लिए किया गया था। परंतु इसमें कोई भारतीय सदस्य होने का कारण, भारत में ना होने के कारण, मतलब इसमें कोई भारतीय सदस्य था ही नहीं, लेकिन भारत में इसे लगाया गया। और अगर आपके मतलब मैंने बताया नहीं कि परिवार से कोई दुकान पे ना जाए तो दुकान को बंद करना पड़ेगा, तो भारतीय सदस्य ना होने के कारण भारत में इसका जोरदार विरोध हुआ। क्योंकि इसमें कोई भारतीय सदस्य था नहीं, और अगर भारतीय सदस्य नहीं रहेगा तो उसका विरोध जरूर किया जाएगा। क्योंकि इंडिया में है और इंडिया के पीपुल वहां ना रहे, इंडिया यानी कि भारतीय लोग ना रहे, तो उसका विरोध 100% किया जाएगा। तो वहां यही किया गया है कि साइमन कमीशन का गठन भारत में संवैधानिक कार्यशैली का अध्ययन करने और उसके बारे में सुझाव देने के लिए किया गया था। परंतु इसमें कोई भारतीय सदस्य ना होने के कारण भारत में इसका जोरदार विरोध किया गया। मतलब भारत में इसका बहुत जोरदार विरोध किया गया था। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न नंबर 2 हो चुका है। एंड प्रश्न नंबर 3 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि नई दास प्रथा क्या है। जो नई दास प्रथा है वो क्या है। अभी मैंने आपको आगे बताया कि आपको पता है कि नई दास प्रथा क्या है, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो कैसे आपको पता चलेगा? तो स्टूडेंट, क्या है नई दास प्रथा वो मैं आपको बता दूं।
नई दास प्रथा जो है ना, मजदूरों को अनुबंध के अंतर्गत दूरस्थ देशों में ले जाने की इस व्यवस्था को बहुत से लोगों ने नई दास प्रथा भी कहा है। जो मजदूर होते हैं, मजदूर को अनुबंध के क्षेत्र में, जो अनुबंध होते हैं, अनुबंध के क्षेत्र में दूरस्थ देशों में ले जाने की प्रक्रिया, मतलब देश से दूर ले जाने की प्रक्रिया। अब देश से दूर ले जाने की इस व्यवस्था को बहुत सारे लोग जो है ना नई दास प्रथा कहे हैं। क्यों? क्योंकि नया काम हो रहा है ना, तो नई काम हो रही है, तो इसीलिए बहुत सारे लोग ऐसे थे जो इसे नई दास प्रथा के नाम से भी कहते थे। तो क्या है, आपको समझ गए होंगे कि मजदूर जो होते हैं ना, नई दास प्रथा जो है ना, नई दास प्रथा क्या है, तो मजदूरों को अनुबंध के अंतर्गत, किसके, यहाँ आप लोग कुछ पॉइंट्स याद रखा करो जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं उस क्वेश्चंस के लिए। जैसे अगर लेंचो है तो लेंचो उस लेसन के लिए इंपॉर्टेंट है, अगर उसका नाम नहीं उपयोग करोगे तो वो लेसन पूरा खराब हो जाएगा। ठीक है, तो अंतर्गत दूरस्थ देशों में ले जाने की इस व्यवस्था को बहुत से लोगों ने नई दास प्रथा का नाम दिया। ठीक है, या कहा जाता है। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चा समझना, एक व्यक्ति थे, अब उनके दो, मतलब वो कहते थे हमारे दो जुड़वा बच्चे हैं। वो जो आदमी था वो कहता था हमारे दो जुड़वा बच्चे हैं। कौन कौन थे वो तो आपको बता दूं, राम और श्याम। वैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। ऐसे एक व्यक्ति थे ब्रिटेन के वुड्स। ये भी कहते थे क्या कि जुड़वा संतान से आप क्या समझते हैं? जो ब्रिटेन वुड्स है ना, उनकी जुड़वा संतान से आप क्या समझते थे? वो भी कहते थे हमारे जो जुड़वे बच्चे हैं, मतलब दो बच्चे हैं और दो बच्चों को कहते हैं जुड़वा, और एक साथ जो होते हैं, तो इनके दो जुड़वे बच्चे कुछ अलग थे और उस व्यक्ति का राम और श्याम के कनेक्शन में कुछ अलग थे। क्योंकि बहुत सारे लोग मतलब ऐसे होते हैं ना कि था कुछ और बता कुछ और देते हैं। जैसे IMF तथा विश्व बैंक को ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतान कहा जाता है। दो कंपनियां हैं, IMF तथा विश्व बैंक, इन दोनों को जो है, दोनों को मिलाया गया और देखा गया तो दोनों साथ में पैदा हुए हैं। जब साथ में पैदा हुए तो उसे जुड़वा संतान कहा गया। ठीक है, तो समझ में आया ना? जितना आपको समझ में आ जाए उतना ही मुझे मजा आता है, क्योंकि जितना आप समझ जाओगे उतना आप लोग अच्छे बोर्ड एग्जाम में लिखोगे और उतने ही अच्छे मार्क आएंगे। तो क्या पूछना यार, मेरा भी नाम होगा, आप लोगों का माता पिता का नाम होगा, और आप लोग तो फिर सीना फुला के चलोगे ये मेरे इतना कोई नहीं रखा है। दोस्तों 1 महीना बचे यार, तैयारी कर लो, जम के तैयारी कर लो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 5 है, चादरी भूक्षरण क्या है? यहाँ एक नाम आता है जो कि कुछ अटपटा नाम है। चादरी भूक्षरण किसे कहते हैं? अब चादरी भूक्षरण क्या है तो आपको मैं आंसर भी तो बता रहा हूं, तो यार आप लोग नोट कर लो, जो मैं बता रहा हूं उसे समझ लो, इतना बहुत है। क्योंकि अगर आप समझ लेते हो और क्वेश्चंस का आंसर नोट कर लेते हो तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। देखो, जब पवन अथवा जल के द्वारा, पवन हो जो विंड होता है अथवा वाटर जल के द्वारा भूमि की ऊपरी कोमल सतह काट कर उड़ा दी जाती है। देखो, कभी कभी इतनी हवा चलती है ना कि जो मतलब पृथ्वी होती है उसकी ऊपरी सतह उड़ जाती है। उड़ने का अर्थ है आंधी चला तो ऊपरी सतह उड़ जाएगी, उसकी जो मिट्टियां हैं वो सब उड़ने लगेंगी। क्यों? क्योंकि बहुत तेज आंधी आ गया। तो वैसे आपको यहाँ लिखना है, जब पवन अथवा जल भी जानते हो, जब जल मतलब बाढ़ आ जाता है ना, बाढ़ आ जाता है तो जल इतनी तेजी से कभी कभी चलता है ना कि एक घर को ढकेल ले जाए। तो उसी प्रकार से जब धीरे चलता है ना तो वो जो मिट्टी का ऊपरा लेयर है ना, उसे कोमल लेयर है, उसे काट कर उड़ा ले जाता है अथवा बहा दी जाती है। जो काट के उड़ा दी जाती है तो वायु द्वारा उड़ाया जाएगा, और जो बहता है ना वो पानी के द्वारा बहेगा। तो उसी को ही तो चादरी भूक्षरण कहते हैं। जब पवन अथवा जल के द्वारा भूमि की ऊपरी कोमल सतह को काट कर उड़ा दी जाती है अथवा बहा दी जाती है तो उसे हम लोग चादरी भूक्षरण कहते हैं। समझ में आया? आपको समझ में आ गया हो तो बहुत ही अच्छा है, ना समझ में आया हो तो दोबारा समझ लो। चादरी भूक्षरण क्या है? जब पवन अथवा पवन के द्वारा या वायु, दोनों अलग अलग है। कभी कभी पवन के द्वारा किया जाता है, कभी कभी वायु के द्वारा किया जाता है। तो अगर पवन के द्वारा उड़ा ली जाती है तो उसे और अगर जल के द्वारा बहा ली जाती है तो इन्हीं दोनों को मिक्स कर दोगे तो चादरी भूक्षरण बन जाएगा। तो आप लोग इसे नोट कर लेना,
याद जरूर कर लेना, ये सब अटपटा क्वेश्चन जरूर आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, याद जरूर कर लेना। अगला क्वेश्चन है मिट्टी या मृदा किस प्रकार बनती है। मिट्टी जो मृदा होती है, मिट्टी या मृदा किस प्रकार बनती है। तो मिट्टी या मृदा जो होती है ना, मिट्टी या मृदा बनने की प्रक्रिया लंबी तथा धीमी है। जो मिट्टी होती है या मृदा होती है बनने की प्रक्रिया लंबी होती है, लंबी समय तक बनती है, लेकिन धीमी है। धीमे धीमे, अगर कोई भाई धीमे चलेगा तभी तो लंबा समय तक जाएगा। कोई मतलब 100 की स्पीड से जाता है, 2 किलोमीटर उसे जाना है, तो 100 की स्पीड से जाएगा तो जल्दी पहुंच जाएगा, 10 की स्पीड से जाएगा तो और मतलब बहुत समय लगेगा, उसकी 10 गुना ज्यादा समय लगेगा। और अगर वो 2 की स्पीड से जा रहा है तब तो वही होगा कि बहुत देर में पहुंचेगा। तो मिट्टी या मृदा बनने की प्रक्रिया लंबी तथा धीमी है। और प्राणी जो होते हैं ना, प्राणी, जल, वायु एंड पेड़ पौधे इत्यादि कारक जो होते हैं, सब कारक हैं। जैसे चट्टाने को तोड़कर बारीक, महीन तथा समृद्ध बनाते हैं, इस प्रकार मृदा का निर्माण होता है। मतलब यही सब जो पानी है, पेड़ है, पौधे हैं, चट्टान है, इन सबको तोड़कर महीन बना लिया जाता है। और महीन बनाते हो ना तो मृदा का निर्माण होता है। और मृदा ऐसे ही बनती है, मृदा का निर्माण होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा, कॉन्फिडेंस आपको हो जाना चाहिए अगर हमारे साथ तैयारी करते हो, ठीक है। अगला है भूदान क्या है। भूदान क्या है, ठीक है। यहां देखो, भूदान से आप क्या समझते हो या कार्यक्रम किसकी देन है। तो भूदान जो है ना, भूदान गरीब किसान के लिए भूमि दान में देना भूदान कहलाता है। जो गरीब किसान है उन्हें भूमि दान देना भूदान कहलाता है। आप लोगों ने एक कहानी सुनी होगी, जो मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में एक चीज बताता हूँ। राजा हर्षवर्धन थे, जो कि आप लोगों ने सुना होगा राजा हर्षवर्धन की कहानी। राजा हर्षवर्धन थे तो वो मतलब शॉर्ट में छोटा सा बताता हूँ कि वो एक मेला लगाते थे, और जो उनकी 5 साल में अर्निंग होती थी, कमाई होती थी, उसे वो मेले में बांट देते थे। और अपने बहन से, अपने सिस्टर से कपड़े मांगकर पहनते थे। जितना उसकी अर्निंग होती थी 5 साल में, उतना वो उसी मेले में बांट देते थे। और ये काम वो 6 बार किए हुए थे, अर्थात 6 पंच 30 साल वो किए थे, 6 बार किए हुए थे। और कुल रुपया जब मतलब जितनी अर्निंग होती थी बांट देते थे, तो अपने सिस्टर से, अपनी बहन से कपड़े मांगकर पहनते थे। वो उसको कहते हैं दानी, दया, आदर्श व्यक्ति, ठीक है। और यहां लिखा हुआ है भूमिहीन गरीब, जो जिसके पास भूमि नहीं है, जो गरीब किसान है, जिसके पास कोई भूमि नहीं है, खेती करने के लिए भूमि नहीं है। अगर कोई किसान है उसके पास खेती करने के लिए भूमि नहीं हो तो वो कितना दुखी होगा, उसके अंदर से ही पूछ सकते हो। या फिर वो सरकारी नौकरी हो, गवर्नमेंट जॉब हो, या फिर कोई अच्छी मतलब इनकम हो रही हो, बड़ा बड़ा बिजनेस हो, ठीक है। अब कोई किसान है उसके पास भूमि ही ना हो, तब तो यार बहुत गलत बात है। तो भूमिहीन गरीब किसान के लिए भूमि दान में देना भूदान कहलाता है। यह कार्यक्रम जो है ना, महात्मा गांधी के उत्तराधिकारी विनोबा भावे के देन है। यह नाम रखा गया है, विनोबा भावे का देन है, ठीक है। गांधी जी का नहीं देन है, इनके एक उत्तराधिकारी थे जिसका नाम है विनोबा भावे। विनोबा भावे का देन है, ठीक है। प्रश्न नंबर 8 आपके सामने आ चुका है, लिखा हुआ है रोपण कृषि क्या है। रोपण कृषि आप लोगों को मैं समझा देता हूं, रोपण कृषि होता क्या है समझना। मैं आपको करंटली समझा देता हूं, फिर आप लोग कहोगे यार बहुत अच्छा, यार समझ में आया। देखो, जब रोपण जब कृषि कार्य एक बड़े पैमाने पर एक ही फसल के क्षेत्र में किया जाता है तो उसे रोपण कृषि कहते हैं। जैसे रोपण कृषि अर्थात बहुत बड़ा क्षेत्र हो और उसमें एक ही फसल लगाया जाए। आप अपनी आंखों से देखो तो एक ही फसल दिखाई दे, तो मतलब बहुत बड़े पैमाने पर रोपण कृषि की जाती है। इसके लिए बहुत सारे रुपए की जरूरत होती है, बहुत सारे कर्मचारी की जरूरत होती है रोपण कृषि के लिए। तो ये ज्यादा क्षेत्र के लिए अप्लाई किया जाता है। जब कृषि कार्य एक बड़े पैमाने पर ठीक है एक ही फसल के क्षेत्र में किया जाता है तो उसे रोपण कृषि कहते हैं। अर्थात ये बड़े पैमाने पर किया जाता है, इसके लिए बहुत सारी खेत चाहिए, बड़े पैमाने पर क्षेत्र चाहिए, और इसके लिए बहुत सारे मजदूर चाहिए, बहुत सारे बीज चाहिए, बहुत सारे रुपए चाहिए इसको बोने के लिए, ठीक है। तो ये होता है रोपण कृषि। अगला क्वेश्चन है लौह अयस्क के 4 किस्म बताइए। मतलब जो लौह अयस्क होते हैं उसके 4 किस्म होते हैं, लेकिन कौन कौन से होते हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूं, ठीक है। लौह अयस्क के 4 किस्म। देखो, नंबर 1 है हेमेटाइट। हेमेटाइट का नाम सुना होगा आप लोग, आई होप फिजिक्स या केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। हेमेटाइट
हेमेटाइट ये लोहा का किस्म है, किस्म, ठीक है। एंड मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, ये लिमोनाइट लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है, लिमोनाइट, ये माँ है, ठीक है, लिमोनाइट, ये लिमोनाइट लिखा हुआ है, कौन सा ये। एंड ये है सिडेराइट, सिडेराइट, ठीक है। तो मतलब एक है हेमेटाइट, एक है मैग्नेटाइट, टाइट सब में है, अर्थात टाइट को निकाल दो, टाइट की नाइट, इसमें नाइट है ना, लिमोनाइट है, और ये सब टाइट है, ठीक है। तो सीधे राइट है, ये राइट है, ये टाइट है, ये टाइट, ये नाइट, ये राइट। तो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट। अगला क्वेश्चन है एक, 10 नंबर क्वेश्चन है, खनिज संसाधन से आप क्या समझते हैं। जो खनिज संसाधन होते हैं उससे आप क्या समझते हैं। तो खनिज संसाधन भूगर्भ से खोद कर निकाले जाने वाले वे प्राकृतिक पदार्थ हैं। मतलब जो खनिज संसाधन होते हैं वो भूगर्भ से खोदा जाता है, और भूगर्भ से खोदा गया वे प्राकृतिक पदार्थ होते हैं जिनकी अपनी भौतिक विशेषताएं एवं एक निश्चित रासायनिक संयोजन होता है, जिनकी खुद की भौतिक अवस्थाएं होती हैं, खुद की भौतिक विशेषताएं होती हैं और निश्चित रसायन संयोजन होता है, ठीक है। तो ये थे हमारे 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जो आप लोगों को जानना जरूरी था। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। और अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए, इसका पीडीएफ, तो आप लोग जाइए टेलीग्राम पे, मुझे फॉलो कीजिए, वहां मिल जाएगा, वहां आपको लिंक दे देंगे, श्रवण लेक्चरर मेला पीडीएफ यहाँ आपको दे देंगे, टेलीग्राम आईडी है श्रवण लेक्चरर, ठीक है। आपको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, श्रवण लेक्चर या हमारे टेलीग्राम आईडी का, और वहां से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। वहां मैं पीडीएफ का लिंक डाल दूंगा और आप लोग जरूर डाउनलोड कर लेना, वो आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में लिंक, आप लोग डाउनलोड कर लेना, ठीक है। ये मेरा आईडी है, या फिर जाओगे लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मैं टेलीग्राम का, और टेलीग्राम से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, वहां मैं डाल दूंगा, फॉलो जरूर करना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।